नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ताम्रकार सिविल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी उम्मीद करता हूं आप सभी लोग की अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी में आप सभी के लिए कुछ थोड़ी सी मदद करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष एक सरल और बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत हम सिलेबस की जो 10वीं यूनिट है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें कुल 16 प्रकार की जो है संस्थाओं की लिस्ट दी गई है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस स्ट्रेटजी से आप लोगों को इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं जिस स्ट्रेटजी के अंतर्गत कार्य करने वाला हूं, इसमें हम 3 बातों पर फोकस करेंगे। इसमें जो है हम सबसे पहले तुलनात्मक जो है अध्ययन करेंगे। दूसरा, इसमें जो है हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा जो इसमें पॉइंट है वह है, जब भी हम कोई भी आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट होने के बाद उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो 3 पॉइंट जो है हमारे आधारभूत स्तंभ हैं इस तैयारी के, इन पर हमको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं सिलेबस डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर जो 2020 के प्रीलिम्स में कुल 9 क्वेश्चन आए थे दोस्तों इस यूनिट से, और इनके हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनका डीप एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के आयोग होते हैं, कितने टाइप की जो है बॉडीज़ होती हैं, और फिर जो हमारी जो 16 प्रकार की संस्थाएं दी गई हैं, आयोग दी गई हैं लिस्ट में, उनका हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में लिखा है राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। इनमें हमारा है सबसे पहला भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग। ठीक है, कुल 16 हैं, परंतु हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा है कि इसमें नहीं लिखा है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी एक क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये है कि हमको 16 से भी कुछ जो है 2-4 प्रकार के अलग आयोग जो हमको डिस्कस करना है। इस सीरीज़ में हम 16 से ज़्यादा आयोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होता है कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। दूसरा पॉइंट है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कैग के बारे में जो है संविधान में 148 आर्टिकल जो है इसमें दिया है, और कैग का जो मुख्यतः उसमें कर्तव्य है होता है कि जो है सेंटर प्लस स्टेट,
सेंटर प्लस स्टेट दोनों के जो अकाउंट्स होते हैं मूलतः उन अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है। संविधान में हमारे एक होता है संचित निधि होता है, दूसरा होता है आकस्मिक निधि होता है, और एक होता है लोक लेखा निधि। 3 प्रकार के फंड होते हैं सरकार के, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद में वोटिंग होती है। आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, और लोक लेखा निधि भी इस तरह से सरकार के हाथ में होती है। तो संचित निधि, पहला जो पॉइंट है संचित निधि, भारत की संचित निधि का जो है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षक का मतलब ये होता है, परीक्षण करने का मतलब ये होता है कि किसी भी काम के लिए जो पैसा निकाला गया है उसी काम में क्या वह उपयोग किया गया है या नहीं। दूसरी बात, जिस अधिकारी द्वारा यह पैसा निकाला गया है क्या उसको अधिकार था संचित निधि में से पैसे निकालने का। तीसरा जो इसमें आता है कि जिस काम में जो पैसा खर्च किया गया है वो जितना निकाला गया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वह चेक करता है कैग, और अपनी एक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य कि वह संसद के पटल पर उस रिपोर्ट को रखे। ठीक है, तो इस डिस्कशन से हमारा ये पहला पॉइंट जो है ये सही हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने बोला कि राज्य और केंद्र दोनों की जो है लेखा परीक्षा करता है, इसीलिए यह हमारा सेकंड पॉइंट भी इसमें सही हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, ये असत्य लिखा है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन आता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों नियुक्ति करता है यहाँ पर गवर्नर, लेकिन गवर्नर की सिफारिश करने की, गवर्नर को नाम की सिफारिश करने के लिए एक समिति होती है, जिस समिति में कौन कौन होते हैं, मुख्यतः चीफ मिनिस्टर होते हैं, राज्य के होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, और विधानसभा में अपोजिशन लीडर भी होता है। ठीक है, विधानसभा का यहाँ पर जिस राज्य में विधान परिषद होती है उस विधान परिषद का अध्यक्ष भी इसमें शामिल होता है, परंतु हमारे जो विकल्प हैं उसमें राज्यपाल शामिल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है। तो ये तो फैक्ट है दोस्तों, 90 दिन के भीतर जो है उसको यह अधिकार होता है कि जो एनजीटी है उसने कोई आदेश दिया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है उसके विरुद्ध। अगला क्वेश्चन जो है इसमें है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वेतन भत्ते हैं मूलतः संचित निधि, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी वेतन है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही होती है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वह है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है, इसलिए इसका सेकंड जो कथन है वो भी सही है। और थर्ड जो है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। तो चूंकि ये दोस्तों गलत है,
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसीलिए जो उसको त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों पिछले साल के। अब हम जो संस्थाएं हैं, बॉडीज़ हैं, इनके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार की जो है ये आयोग होते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग जो होते हैं जिनका संविधान में किसी न किसी आर्टिकल में उनका वर्णन होता है। दूसरा जो है स्टैट्यूटरी सांविधिक आयोग ऐसे आयोग होते हैं जिनका निर्माण संसद या विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत इनका गठन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग इसका उदाहरण हो जाएगा, और स्टैट्यूटरी में उदाहरण हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, एक और कैटेगरी होती है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत ऐसे आयोग होते हैं जिनका निर्माण जो सरकार है उसके कार्यकारी आदेश के माध्यम से होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो मुख्यतः है वह आता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ये 3 प्रकार के जो है आयोग होते हैं, हमने तीनों का डिस्कशन किया। अब हमारी जो सिलेबस है उसमें जितने भी आयोग दिए गए हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फलाना आयोग कैसा है, कार्यकारी है या संवैधानिक है या सांविधिक है या नन ऑफ दीज है। तो इस तरह से इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, इसीलिए इनका हमको वर्गीकरण जरूरी है। तो देख लेते हैं। संवैधानिक आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य का चुनाव आयोग, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कैग, एनसीबीसी, 1 2 3 4 5 6 कुल 6 आयोग हैं जो हमारे संवैधानिक हैं। वैधानिक की बात करूं तो राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी, केंद्रीय सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और राज्य खाद्य आयोग। ठीक है, ये जो है सारे वैधानिक आयोग हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो गठन हुआ है किसी न किसी कानून के माध्यम से हुआ है। ठीक है, और एकमात्र जो लिस्ट में कार्यकारी आयोग है वह है नीति आयोग। आपको याद होगा नीति आयोग एक कार्यकारी आयोग है जो कि सरकार के शासनादेश से इसका जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था। ओके, तो दोस्तों हमने देखा आज के लेक्चर में टोटल ओवरऑल 10th यूनिट का एक डिस्कशन है, इंट्रो है, जिसमें हमने आज की स्ट्रेटजी के बारे में बताया। मुख्यतः 3 पॉइंट हैं कि हम जो है पहला तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दूसरा इसमें हम डेली बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में मैं आपको बता दूं दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन कि हम जिस दिन जिस आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में करेंगे, ताकि हमारा एक तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे रिवीजन हो जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो होता है क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे। कोई भी आयोग हम डिस्कशन करने के बाद लास्ट के 5 मिनट में हम उसको क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार की स्ट्रेटजी हम जो है अपनाएंगे और इसको हम 10th यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के माध्यम से इस यूनिट को सरल तरीके से इसको तैयार करने में सहायता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।